गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। गाइस, आज करंट अफेयर की सीरीज में तीसरा लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये थर्ड लेक्चर जो हमारा है वो अलग इश्यू पे है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। गाइस, आपने ये नाम तो सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है जैसे हमारे देश में से सभी लोगों के लिए, सभी सिटीजन के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स, कल्चर, कम्युनिटी, एथनिसिटीज, सबके लिए सेम जो है क्रिमिनल लॉ बना हुआ है, वैसे ही हमारे यहाँ पे सभी लोगों के लिए सेम सिविल लॉ होना चाहिए। अब सिविल लॉ का मतलब क्या होता है? सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ का मतलब होता है जो मैरिज, शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सक्सेशन, इसके बाद में जो है अडॉप्शन, गोद लेना, ये जो लॉ आते हैं ये सभी जो है ये आते हैं सिविल लॉ में। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी एंड देन इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो बने हुए हैं ये क्रिमिनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी को इंडिकेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जब हम बात करें सिविल लॉ की तो मैरिजेस के लिए, डाइवोर्स के लिए, प्रॉपर्टी के सक्सेशन के लिए, अडॉप्शन के लिए सभी रिलीजियस लोगों के लिए अलग अलग लॉ बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू के लिए कानून बना हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू प्रॉपर्टी सेक्शन में वो बना हुआ है 1956, मुस्लिम्स के लिए शरीयत एक्ट 1937, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1872 एंड बात करें पारसीज के लिए पारसीज मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1939। तो ये हमारे यहाँ पे इंटरफेथ मैरिजेस के लिए भी कानून बना हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट 1955। तो ये जितने भी लॉ बने हुए हैं रिलीजन्स के लिए, रिलीजियस लोगों के लिए, मैरिजेस के लिए, डाइवोर्स के लिए, वो सभी रिलीजियस लोगों के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं और उनको जो है सेम यूनिफॉर्म करने के लिए इसकी बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अभी हाल ही में जब हम बात करें पहले इसमें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में जिसमें आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं जिनको, उसके अंडर ये दिया हुआ है कि स्टेट जो है विल ट्राई टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिविल लॉज। और ये क्या है? ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टिव नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर। अब हम बात करें थोड़ा सा हिस्टोरिकली तो हमारे देश में प्री इंडिपेंडेंस से पहले कुछ स्टेट जैसे गोवा ने पुर्तगीज सिविल कोड ला रखा था और गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट दैट इंप्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिफोर इंडिपेंडेंस। इसके बाद में हमारे देश में जब आज़ादी के आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ज़्यादातर जो इश्यूज थे वो सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के जो डोमिनेंट इशू थे, तो इसलिए ये न्यू जो इशू है इतना सरफेस में नहीं आया। लेकिन 2014 में जैसे हमारे यहाँ पर राइटिस्ट गवर्नमेंट जो मेजोरिटी से जो सत्ता में आई, एनडीए गवर्नमेंट, उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में मेन इशू था कि दे विल ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसको फॉलो करते हुए, उसी बात को फॉलो करते हुए जैसे अभी हाल ही में, अभी प्रेजेंट में हम देखें तो एनडीए गवर्नमेंट जो है इंडिया में 28 स्टेट्स में जो सत्ता में है और अपने अलायंस के साथ में, खुद भी कुछ स्टेट्स में सिंगल पार्टी है, कुछ स्टेट्स में अलायंस के साथ में। तो कुछ स्टेट लाइक उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट दैट ब्रॉट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन जनवरी 2025। उत्तराखंड जो पहला स्टेट है इंडिपेंडेंस के बाद में जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया है और वो भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है। इसके बाद में गुजरात जो है वो मार्च 2026 में रिसेंटली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया। इसके बाद में आसाम अभी मई 2026 में कानून लेके आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ने अभी अपने स्टेट्स में कमिटीज बनाई है इसके लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। और कुछ स्टेट जो है जो स्टेट अभी इंप्लीमेंट कर चुके हैं उनके जो मॉडल को पढ़ रहे हैं कि हम लोग भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। अब हम बात करें इन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आर्ग्यूमेंट्स की कि इंडिया में ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों था, ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है ये, और इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एंड इन फेवर। देखो आर्ग्यूमेंट इसका ये है, अगर हम बात करें फेवर की तो जो गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि हमारे देश में
जो वुमेन्स के साथ में और बहुत सारे ऐसे जो वर्ग हैं जो जो डिप्राइव सेक्शंस हैं, ट्रांसजेंडर और अदर थर्ड जो कैटेगरीज हैं, उनके साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है सिंस इंडिपेंडेंस, हमारे यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो अगर ये कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे तो इट विल इंश्योर द जेंडर जस्टिस आगे इन कन्फर्मेटी विद प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। तो मेन मुद्दा एक तो जेंडर जस्टिस का है, इसके फेवर में ये है कि जेंडर जस्टिस इंश्योर करेगी। इसके बाद हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स दिए जैसे आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 16, 19, 21, ये जो है वुमेन को, नॉट ओनली वुमेन बट ऑल द सेक्शंस और ऑल द पीपल, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनको जो है लिबर्टी और इक्वलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, इंटाइटल करते हैं। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे तो सभी को फंडामेंटल राइट्स जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है लेटर एंड स्पिरिट में होगा। और पॉइंट्स की बात करें वो जो है अभी हम बात करें जेंडर जस्टिस की, तो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपने नाम सुना होगा, शाह बानो केस 1985 का केस है जिसमें मुस्लिम वुमेन को एलिमनी का केस था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में ये बोला था कि गवर्नमेंट शुड लेजिस्लेट शुड ट्राई टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बाद में एक केस आया था सरला मुदगल केस, इसमें भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो जो हमारे लेजिस्लेचर उसको ट्राई करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आफ्टर दैट अभी 2017 का एक केस था, 2019 का केस, इसका नाम था सायरा बानो केस, जिसमें ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट किया था जो है हमारी। इसके बाद में गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया ट्रिपल तलाक को बैन करने के। तो ऐसे बहुत सारे जो सेक्शंस अलग अलग रिलीजन्स में जिनका जो है राइट्स नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की जा रही है। तो ये तो था इसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट। अब बात करें अगेंस्ट में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबको रिलीजियस फ्रीडम दी हुई है, आर्टिकल 25 to 28, तो इट विल गो अगेंस्ट दैट जो रिलीजियस फ्रीडम। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि माइनॉरिटीज को आर्टिकल 29 और 30 में जो फ्रीडम दी हुई है, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड को विल गो अगेंस्ट दैट रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज। और पॉइंट्स की बात करें हम लोग, तो आपको पता होगा कि कुछ स्टेट जो है 6 शेड्यूल में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल में, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें बहुत सारी जो कम्युनिटीज है उनको जो है कुछ कस्टमरी जो है रिलीजियस अपने कस्टमर के हिसाब से अपने लॉ बनाने का जो अधिकार दिया हुआ है। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो एक तरीके से इम्पोजिशन होगा उनके ऊपर। इसके बारे में बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 एक में नागालैंड और आर्टिकल 371 जी में जो है मिजोरम, उनमें जो है जो वहाँ के लोगों को कस्टमरी और ट्रेडिशनल लॉ को अपने हिसाब से जो है कानून को बनाने का जो अधिकार दिया हुआ है और अपने हिसाब से उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया हुआ है। सिविल लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर ये लाया जाएगा तो उनके ऊपर एक तरीके से इम्पोजिशन होगा। इसके बाद में और पॉइंट से बात करें तो कुछ लोगों का हमारे देश में रिलीजन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड और छत्तीसगढ़ में कुछ लोग जो सरना कोड बोलते हैं, जिनको वो नेचर को पूजते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके अगेंस्ट में। अब हम बात करें इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या फॉरवर्ड मतलब रास्ता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि देयर शुड बी द कंसेंसस एंड कंसल्टेशन अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंक्लूडिंग द वेरियस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि अगर हम लोग कंसल्टेशन और कंसेंसस से ये कानून लाएंगे हर स्टेट्स में तो जो है इसका ऑपोजिशन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ सेक्शंस को जो जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल्स को एग्जम्प्ट भी किया जा सकता है इसके अंदर, जैसे अभी उत्तराखंड ने किया था, क्योंकि ये ट्राइबल्स का अलग लॉ होता है तो उनको एग्जम्प्ट भी किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है कि बहुत सारे कम्युनिटी एथनिसिटी ऐसे है इंडिया में जिनका अपना रिलीजन का जो है कोडिफिकेशन भी नहीं हुआ रिलीजियस लॉ का। तो सबसे पहली बात यह है कि उनका कोडिफिकेशन करना जरूरी है। कोडिफिकेशन का मतलब होता है कि उनका जो रिलीजन है वो सिर्फ अभी जो है कई सुनी सुनाई बातों पे चलता है, माइथोलॉजी से चलता है, वो अभी तक रिटर्न नहीं है, अभी लिखा हुआ नहीं है उस कोड का। तो सबसे पहले उसको लिखा जाना चाहिए। इसके बाद में धीरे धीरे कोर्ट जो है हमारा जो जुडिशरी है वो केस बाय केस स्पेसिफिक जो केसेस के थ्रू जो है जेंडर जस्टिस इंश्योर करवा सकता है। और आफ्टर दिस धीरे धीरे हार्मोनाइज करते हुए इसके बाद में धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे इंडिया में थ्रू आउट इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो है इसकी मेन शर्त यह है कि सभी के साथ में कंसल्टेशन होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, सो दैट
वेरियस सोसाइटी के जो लोग हैं, कम्युनिटीज, एथनिसिटीज के, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, वो उनको जो है वो उसके फेवर में आ सके और उनको फायदे भी गिनाया जाना चाहिए इसका। जब हम बात करें इसकी रिलेवेंस की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिलेवेंस की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो रिलेवेंस की बात करें तो सबसे पहले इट विल इंश्योर द जेंडर जस्टिस टू द डिप्राइव्ड सेक्शन इंक्लूडिंग वुमेन, ट्रांसजेंडर, थर्ड वर्ग एंड अदर पीपल्स। दे विल नो देयर राइट्स, और वो लोगों के साथ में जो इतने दिन तक जो इनजस्टिस हो रही थी उसको इंश्योर करेगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। और एज वी नो दैट द civilization has been advancing in 21st century, so we should try to the implement the new laws that ensure the social justice। और सोशल जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि सभी वर्गों के लोगों के साथ में जो समानता के साथ में व्यवहार करे, सबके साथ में इक्वल, इंक्लूडिंग द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द डिप्राइव्ड सेक्शंस, उसको हम लोग सोशल जस्टिस बोलते हैं। इसलिए जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। तो गाइस आज के लिए ये हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। हमने कुछ इसके फैक्ट्स देखे, इसके बाद में हमने कुछ जो है इसका आर्गुमेंट देखा। कल के लिए हम लोग नया इशू लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।